नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनौती खत्म नहीं होती दिख रही है। सबसे पहली चुनौती होगी कैबिनेट का विस्तार। दिवाली के बाद तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना तय है, लेकिन बाकी बचे 4 पदों के लिए दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है और लंबी कतार भी। अभी कोई योजना नहीं। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार के बाद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि 3 मंत्रियों की जगह मंत्रिमंडल में जल्द ही नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना नहीं है। अभी कोई योजना नहीं। लेकिन पिछली बार सिंधिया समर्थकों के कारण कई बड़े नेता मंत्री बनने से वंचित रह गए थे। इस बार वो पहले से ही संगठन और सीएम पर दबाव बनाने भी लगे हैं। नहीं, बिल्कुल विचार करेंगे और पार्टी में तो ऐसा है नहीं, हमेशा इस बात का विचार होता है कि किनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, किनको देना है, वो पार्टी विचार करती है उसमें। हम लोगों को जो आदेश पार्टी का मिलता है उसका हम लोग समय समय पर पालन करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। परिणाम देने का काम हमारा है, वो देंगे। जहाँ पार्टी ने हमको लगा है उसका परिणाम, पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से किया है, उसका परिणाम भी सामने आप देख सकते हैं। सरकार बदलते समय सीएम शिवराज ने अपनी कैबिनेट में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए 22 में से 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इसमें क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व जैसे समीकरण नहीं थे, लेकिन अब यह दबाव रहेगा। शिवराज का बयान भी इस दबाव को बताने में काफी है कि पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद विंध्य और महाकौशल से भी हक की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सवाल ये भी है कि कैबिनेट विस्तार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। चुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थकों को भाजपा संगठन में जगह मिलेगी या नहीं। निगम मंडलों में नियुक्तियां भी शिवराज के लिए एक चुनौती है। उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 19 सीटें आने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में प्रभाव बढ़ा है। संगठन के साथ साथ सरकार में भी उनकी सुनी जाएगी। वहीं चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की ताकत भी बढ़ी है। सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले 3 कार्यकाल में ऐसे राजनीतिक हालात का सामना नहीं किया था। ऐसे में सिंधिया के दखल, संगठन की पसंद और बढ़ते दावेदार, शिवराज सिंह चौहान के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना कतई आसान नहीं होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सांवेर चुनाव जीतने के बाद विधायक तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में तुलसीराम सिलावट को किस विभाग का मंत्री बनाया जाएगा, इसे लेकर संशय की स्थिति है। लेकिन सांवेर उपचुनाव के प्रभारी रहे भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने इच्छा जताई है कि तुलसी सिलावट को इस बार नगरीय प्रशासन मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेंदोला ने निगम के कार्यक्रम में मंच से कहा कि तुलसी सिलावट को नगरीय प्रशासन विभाग की कमान संभालनी चाहिए। वहीं तुलसी सिलावट का कहना है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, वो जो भी तय करेंगे। फिलहाल नगरीय प्रशासन मंत्रालय का जिम्मा भूपेंद्र सिंह के पास है। निर्वाचित विधायक आदरणीय सिलावट जी और हम अग्रिम शुभकामना दे रहे हैं, वो मंत्री जल्दी से मंत्री बने और अच्छा विभाग बने और इसी विभाग का मंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा है। ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री के पास है, इसमें कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। उनके विशेष अधिकार के सामने मैं क्या बोलूँ। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है, नेतृत्व काम करता है, जो करेगा वो मुझे पता। और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुख्य चुनाव की तुलना में नोटा का वजूद घटा है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर 43,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था, जबकि उपचुनाव में इन सीटों पर नोटा के खाते में सिर्फ 37,000 वोट आए हैं। 2018 में सबसे ज्यादा सुवासरा और अनूपपुर के मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था, जबकि इस बार सबसे ज्यादा नेपानगर और बदनावर में सबसे ज्यादा नोटा समर्थक मिले हैं। इन दोनों विधानसभाओं में 5,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों, विधायकों के आपराधिक प्रकरणों के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसदों, विधायकों के मामले की सुनवाई 1 माह के भीतर पूरी कर ली जाए।
सांसदों और विधायकों के प्रकरणों की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की स्पेशल कोर्ट को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर उसे सुनवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी आती है तो वो हाई कोर्ट से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट को 11 दिसंबर तक आदेश के पालन की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 सांसदों विधायकों के खिलाफ 192 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, जिन पर अब स्पेशल कोर्ट को 1 माह में सुनवाई पूरी करनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 सितंबर 2020 को देश के सभी हाई कोर्ट को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित प्रकरणों की सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय, NIA, IB और मध्य प्रदेश के गृह विभाग से पूछा है कि प्रमोद कृष्णन की सुरक्षा क्यों वापस ली गई। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह याचिका आचार्य प्रमोद कृष्णन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने साल 2013 में उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन 2019 में अचानक उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। बिना किसी ठोस कारण के सुरक्षा वापस लिए जाने को प्रमोद कृष्णन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। और इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव को 5 लाख के बॉन्ड पर जमानत तो मिल गई है, लेकिन बाबा की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाबा की सेंट्रल जेल से रिहाई दिवाली के पहले संभव नहीं है। दरअसल जिला प्रशासन ने बाबा की रिहाई पर नया पेच फंसा दिया है, क्योंकि जमानत देने वाले मलारगंज के SDM राजेश राठौर को हातोद का SDM बना दिया गया। वहीं पराग जैन को मलारगंज SDM का प्रभार दिया गया, लेकिन पराग जैन ने अब तक चार्ज नहीं लिया है। इस वजह से ना तो बैंक गारंटी के दस्तावेज जमा हो पाए हैं और न ही रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आगामी 2 दिन तक छुट्टी है, लिहाजा माना जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा की रिहाई दिवाली तक नहीं हो पाएगी, यानी बाबा को दिवाली जेल में ही मनानी पड़ेगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा को उनके अवैध निर्माण ढहाने के दौरान प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को CRPC धारा 151 के प्रावधानों के अंतर्गत हिरासत में लेते हुए जुडिशियल रिमांड में भेजा गया था। पश्चात में SDM कोर्ट द्वारा उनकी जमानत को अस्वीकार किया गया। आज कंप्यूटर बाबा की जमानत को स्वीकार करते हुए SDM महोदय ने 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा होने की शर्त पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व पीठासीन अधिकारी जो थे उनका स्थानांतरण प्रशासकीय व्यवस्था के अनुरूप हाथों कर दिया गया और उनकी जगह पर नए पीठासीन अधिकारी पराग जैन आए हैं, लेकिन उनके द्वारा चार्ज नहीं लिया जाने के कारण वर्तमान में बोर्ड खाली होने से जो बैंक गारंटी प्रस्तुत करना थी और जो पूर्व आदेश का पालन किया जाना था बैंक गारंटी का, वो नहीं हो सका। इस कारण से आज रिहाई संभव नहीं हो सकी। भोपाल में दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। NGT के आदेश के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लबानिया ने पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दिवाली के दिन रात 8 से रात 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। वहीं शहर में विदेशी पटाखों पर पूरी तरह से रोक है। इधर जबलपुर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री बैन किए जाने पर पटाखा व्यापारियों ने जमकर विरोध जताया है। रानीताल पटाखा बाजार में व्यापारियों ने जमकर हंगामा मचाया और दुकानों को बंद करवाए जाने का विरोध किया। व्यापारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी विरोध जताया। व्यापारियों की शिकायत है कि जब NGT ने 9 नवंबर को ही प्रदूषित हवा वाले शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जिला प्रशासन 2 दिन तक क्या करता रहा। जब व्यापारियों ने लाइसेंस फीस भरकर अपनी दुकानें लगाई तो पटाखा पर बैन लगा दिया गया। पटाखा कारोबारियों ने जिला प्रशासन से कुछ दिनों की मोहलत मांगते हुए मुआवजा देने की मांग की है। इधर जिला प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों को अपनी दुकानें शहर से 40 किलोमीटर दूर कटंगी में लगाने का विकल्प दिया है। जब हम लोगों ने सारी दुकानें लगा ली
लगाने के बाद माल वगैरह सारा कुछ आ गया हमारे पास। इधर उधर से जो भी खरीदी खरादी करके सब व्यापारियों ने भर लिया माल। उसके बाद शासन ने बोल दिया कि इसको बंद करना है। प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानता तो क्या देखिए, प्रशासन अगर बात नहीं मानता है, हम लोग तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। जो है, जो एनजीटी का आदेश आया है वो टोटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसके मद्देनजर आया है। उसमें जबलपुर, कटनी और मंडीदीप, ये 3 स्थान जो हमारे प्रदेश के हैं, उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी का है। इंदौर नगर निगम की ओर से जिस नई कंपोज यूनिट का शिलान्यास करना था, कार्यक्रम में उसी के स्थान परिवर्तन की मांग उठ गई है। इसके बाद नगर निगम वैकल्पिक जगह की तलाश में जुट गया है। दरअसल नगर निगम ने विधानसभा 2 में कई योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था, जिसमें पीएम आवास योजना को लेकर नई वेबसाइट की लॉन्चिंग, एसटीपी प्लांट और नई कंपोज यूनिट का शिलान्यास होना था। समारोह में सांसद समेत बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे और इस दौरान रहवासियों ने विधायकों के सामने क्षेत्र में बनने वाली कंपोज यूनिट के स्थान परिवर्तन की मांग रखी थी, जिसके बाद सभी विधायकों ने एक सुर में निगमायुक्त से मंच कंपोज यूनिट का स्थान परिवर्तन करने और चिन्हित करने पर सामुदायिक भवन बनाने की अपील की थी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। निगम आयुक्त का कहना है कि रहवासियों की मांग और विश्वास की अपील को ध्यान में रखते हुए कंपोज यूनिट के प्लान को स्थानांतरित करने पर विचार किया जाएगा। परिवर्तन को लेकर एक ये रिक्वेस्ट सभी लोगों से आया है, तो हम लोग इसको एक बार देख लें कि इस स्थल का जो लैंड यूज है वो क्या है और उसका उपयोग किन बेहतर कामों में किया जा सकता है। लगातार हम लोग इस तरीके के काम करते आए हैं और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी प्रपोज करेंगे। और ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के 5 सदस्यों ने बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में मोर्चा खोल दिया है। रेक्टर और कुल सचिव से मुलाकात करके मामले को एसटीएफ या सीआईडी को सौंपने की मांग की गई है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की जून 2019 में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की परीक्षा को लेकर शुरू से विवाद था। रिजल्ट घोषित होने के पहले इसका पुनर्मूल्यांकन कराया गया, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं फेल हुए। पूरा खेल इसके बाद शुरू हुआ। अधिकारियों ने सांठगांठ कर फेल विद्यार्थियों को पास की मार्कशीट दे दी और इस पूरे मामले का खुलासा कार्य परिषद सदस्य अनूप अग्रवाल ने किया। रिकॉर्ड जब्त कर मिलान किया गया तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और सभी अंक सूचियां निरस्त करके दूसरी अंक सूची देने के निर्देश दिए गए हैं। और इस मामले में 3 बाबुओं को निलंबित किया गया था, जिसमें से एक बाबू ने बीते दिनों नींद की गोलियां खा ली थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अमेरिका जांच एजेंसी एफबीआई जल्द ही जांच के लिए इंदौर आ सकती है। दरअसल इंदौर पुलिस ने कुछ दिन पहले निपानिया क्षेत्र की स्कीम नंबर 54 में एक बिल्डिंग के फ्लैट में अमेरिकन को ठग रहे फ्रॉड कॉल सेंटर के मैनेजर जोशी फ्रांसिस और जयराज पटेल को गिरफ्तार किया था। ये लोग अमेरिकन सिटीजन को ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनके डॉलर्स में अवैध रूप से ऑनलाइन वॉलेट के जरिए ठगी कर रहे थे। और इस मामले में इंदौर पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ में काफी चौंकाने वाले खुलासे किए। इसमें इस फ्रॉड कॉल सेंटर में महीने की कमाई 1 से 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को मेल किया है। 2018 में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अमेरिकी एजेंसी को सूचित किया था। इसके बाद न्यूयॉर्क से एफबीआई की टीम इंदौर पहुंची थी और इंदौर पुलिस को इस कार्रवाई के लिए मोमेंटो भी दिया था। अभी तक जो गैंग्स होते थे उसमें यहीं के सारे गैंग्स होते थे और यहीं के स्थानीय लोगों को ठगते थे, लेकिन इस बार जो गैंग पकड़ा गया है उसने देश के बाहर के लोगों को शिकार बनाया है और बड़ी संख्या में अमेरिका के लोगों को इसमें टारगेट करके इन लोगों ने धोखाधड़ी की है। और जबलपुर में 56 सालों से चला आ रहा था ओलिया मस्जिद का विवाद पुलिस अधिकारियों की सूझबूझ से अब वो सुलझ गया है। प्रदेश के मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी ने 1994 में जबलपुर एसपी रहते हुए भी ये विवाद वो नहीं सुलझा पा रहे थे, लेकिन अब पुलिस अधिकारी मस्जिद की जमीन से जुड़े हिंदू और मुस्लिम पक्षों को करीब लाने में कामयाब हो गए हैं और विवाद यहां सुलझ भी गया है। दरअसल शहर के गोलपुरा थाना क्षेत्र में दमोह नाका आईटीआई रोड पर 56 सालों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जमीन विवाद चला आ रहा था। एमपी वक्फ बोर्ड ने साल 1970 में औलिया मस्जिद की 1.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर मुलतवी नियुक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी ज़मीन पर कब्जे होते गए और कोई दावेदार अपने दावे करने लगे।
एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और उनके मातहत अधिकारियों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की बैठकें की, जमीन का सीमांकन भी करवाया और दोनों पक्षों को अपने अपने हक की जमीन पर सद्भाव से रहने की अपील की। सीमांकन के बाद दोनों ही पक्ष संतुष्ट हुए, जिन्होंने अपनी अपनी जमीन पर कब्जा लेकर पुलिस अधिकारियों का आभार जताया। अलग अलग दौर की 5 बैठकें हुई दोनों पक्षों के बीच में और अंततः ये निर्धारित हुआ कि इसमें सीमांकन कराकर निर्धारित बाउंड्री वॉल कराई जाए। जो वक्फ बोर्ड ने 1.55 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए निर्धारित की है, उसका सीमांकन कराने के बाद हमने उसमें विधिवत बाउंड्री वॉल करवाई गई मस्जिद के द्वारा और आज वह विवाद पूर्णतः शांत है। दोनों पक्ष एकदम संतुष्ट हैं और किसी को किसी के दावे पर आपत्ति नहीं है। बात रीवा की करते हैं, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। पनवार थाना इलाके के जिरोहा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। दोनों बाइक में 3 लोग सवार थे। एक बाइक पर पति पत्नी और एक बेटा था और दूसरी बाइक पर दंपत्ति सवार थे। राजीव पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, 5 लोगों की मौत हुई है, 2 बाइक की भिड़ंत हुई है। जी, पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत जिरोहा मोड़ के पास की यहाँ रीवा जिले की घटना है, जहाँ पे 2 बाइक आपस में टकराई हैं, जिसमें से 5 की मौत, एक घायल हो गया है। 5 की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका उपचार जारी है। हालांकि शाम जैसे ही हुई और अंधेरे की वजह से ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है कि आपस रोशनी जोर से पड़ने की वजह से इनको समझ में नहीं आया रास्ता, जिसकी वजह से आपस में भिड़ंत हो गई। और मरने वाले मैं आपको बता दूं कि पति पत्नी बेटे की मौत हुई है और दूसरी बाइक में जो सवार थे तो पति पत्नी और उनके पति पत्नी की और दूसरी वाली जो बाइक थी उसमें से बड़ा बेटा और उसकी पत्नी। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 2 बाइक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है। पनवार थाना इलाके के जिरो मोड़ पर यह हादसा हुआ है। और धनतेरस पर इंदौर में 200 साल से ज्यादा पुराने सराफा और बर्तन बाजार में अलग ही रौनक दिख रही है। धनतेरस पर सराफा और बर्तन बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बर्तन बाजार में 3 मंजिला तक बर्तनों को मकान के रूप में सजा दिया गया और इस बार कारोबारियों को उम्मीद है कि 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। बर्तन बाजार का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शालिनी हार्डिया ने। दीपावली की धूम की आज से शुरुआत हो गई है। पहला दिन बेहद खास होता है धनतेरस का और मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर में धनतेरस पर एक अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। खास तौर पर बात की जाए तो बर्तन बाजार और सराफा बाजार यहाँ पर बेहद मशहूर है और मध्य प्रदेश में एक अलग ही छाप छोड़ते हुए नजर आता है। 200 साल से भी पुराने ये बाजार है और यहाँ पर हर बार एक अलग ही रौनक का माहौल हमेशा से ही देखने को मिलता है। हर कारोबारी को इंतजार रहता है कि कितना ज़्यादा इस बार खास रहने वाला है। हालांकि कोविड के चलते क्या असर पड़ा है बाजार को, इसमें भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भीड़ है वो कुछ और ही बयां करते हुए नजर आ रही है। कुछ ग्राहक के उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कोविड का डर है या फिर त्यौहार अच्छे से मनाने की कोशिश है? त्यौहार के खुशी में कोई कोविड का डर नहीं है किसी को, सब ऐसे बाहर निकल रहे हैं, कोविड को सब भूल गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या खरीदने आप आए हैं और धनतेरस किस तरह से मनाने वाली है? धनतेरस हर साल की तरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ तांबे पीतल का खरीदना अच्छा शुभ माना जाता है। बर्तन बाजार के अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ। माता जी, कैसी स्थिति लग रही है इस बार के बाजारों में? सर्वप्रथम तो मैं आपको सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बाजार के अंदर बहुत अच्छी है ना रौनक है और ग्राहकों का उत्साह ज़्यादा है। हर घर से महिलाएं अपने गृहिणी सामान कुछ ना कुछ लेने आ ही रही है। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई कोरोना का डर नहीं है और हर व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ सामान खरीद के ले ही जा रहे हैं। बाकी आम पब्लिक बरोबर आ रही है और आम पब्लिक पूरा सामान खरीद रही है और कम से कम है ना उन सबको हटाने के बाद भी 60% व्यवसाय है। तो ये एक अच्छी पहल और अच्छी खबर भी है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा मार्केट है इंदौर शहर के अंदर और जिस तरह की रौनक आपने देखी उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंदौर शहर के अंदर बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ जो है वो धनतेरस मनाई जा रही है और लोगों का हुजूम जिस तरह से नज़र आ रहा है वो खास तौर पर सार्थक रूप देते हुए नजर आता है। कैमरे संतोष इरफान के साथ शालिनी हार्डिया, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।